प्यारे बच्चों, आज हम अगले चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के बारे में बताएंगे, क्योंकि पिछले पार्ट में आप जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ चुके हैं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। और उसमें मैंने बताया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बायोलॉजी की एक बहुत ही नवीनतम शाखा है और इसमें जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे जैव प्रौद्योगिकी नाम दिया है। तो इसमें ये बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी आपको। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, क्योंकि जो 21वीं सेंचुरी है इसमें किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी पदार्थों के व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन से पॉसिबल है। मनुष्य के हेल्थ सेक्टर में विशेष रूप से जो औषधियाँ हैं, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक वैक्सीन और जेनेटिक इंजीनियरिंग, हार्मोन के संश्लेषण से बहुत अच्छे पॉसिबिलिटी आई हैं सामने। एग्रीकल्चर के भी फील्ड में हरित क्रांति, ट्रांसजेनिक पौधों, उन्नत किस्म के बीजों के विकास से लेकर के दूध देने वाले पशुओं के ट्रांसजेनिक विकास तक ये बायोटेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक को मॉडर्न युग की सबसे अच्छी खोज माना जाएगा और इसी कारण आज का जो युग है, आज की जो शताब्दी है, 21वीं शताब्दी, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी की शताब्दी माना जाता है। अगर हम देखें तो बहुत से हार्मोन जैसे इंसुलिन है, इनका औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण करने में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है, क्योंकि इंसुलिन शरीर की कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज लेने के लिए प्रेरित करता है और ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है आसानी से, वो इंसुलिन के द्वारा ही होती है। इसमें विशेष रूप से कृषि में अगर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग देखें तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम विशेष 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। और वो 3 संभावनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो ये कि कृषि रसायन आधारित कृषि करी जाए, दूसरी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जाए, और तीसरी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं उन पर आधारित होकर के कृषि की जाए।
आज इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है कि उसे पेट भरने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें विशेष कुछ हमें करना पड़ेगा। और उसे करने के लिए मैंने पीछे बताया था कि इसे विशेष प्रकार की फसलें, उन्नत किस्म वाली फसलों का उपयोग करा जाए और बढ़िया ऐसी व्यवस्था जिसमें कृषि रसायनों का प्रयोग ना हो, क्योंकि ये कृषि रसायन जो हैं वो किसानों के लिए काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों में सबसे ज़्यादा उत्पादन ले सकेंगे और कृषि रसायनों का न्यूनतम उपयोग होगा। एक तो वो महंगे नहीं पड़ेंगे और दूसरी बात, जो पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं वो भी नहीं होंगे। और तीसरा, एक आनुवंशिक रूपांतरित फसलों का उपयोग किया जाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलें। इसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं उनका मुख्य उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं को विशेष लक्षणों वाली फसलें और उत्पाद उपलब्ध कराना होता है। ऐसी फसलों के पौधे की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, इनकी लाइफ साइकिल कम होती है, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इनमें ज़्यादा पाई जाती है और ये विशेष औषधीय महत्व के होते हैं। उदाहरण के लिए विश्व की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसका मुख्य आहार चावल है। चावल जो निकलता है जब धान की सफाई होती है तो धान की भूसी के साथ एक बीटा कैरोटीन भी चावल से अलग हो जाता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए की कमी को पूरा करता है, इसलिए जहाँ भी इस प्रकार का चावल आहार में लिया जाता है वहाँ विटामिन ए की कमी के कारण प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी फसल का विकास किया गया जिनमें बीटा कैरोटीन के संश्लेषण के लिए चावल का जो एंडोस्पर्म है उसमें 3 फॉरेन जीन्स को निवेशित करके चावल की नई प्रजाति, जिसे गोल्डन राइस, जो विटामिन ए से भरपूर है, मानी बीटा कैरोटीन युक्त है, वो प्राप्त हुई और चावल की गुणवत्ता में सुधार आया। इसी तरीके से जीवाणुओं की बहुत सारी प्रजातियां कीटनाशी प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, तो इन प्रजातियों के जीन का कपास, पपीते, आलू, इन सब के पौधों में निवेशन किया गया, जिससे इन पौधों की प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित हुईं
इनमें महत्वपूर्ण है बैसिलस thuringiensis से प्राप्त जो टॉक्सिक प्रोटीन है उसे डाला गया। इन प्रजातियों को चूँकि बैसिलस thuringiensis, बैसिलस का बी और thuringiensis का टी, इन फसलों को हम बीटी के नाम से जानते हैं। जैसे बीटी कपास है, बीटी तंबाकू है। बीटी कपास का उत्पादन, क्योंकि उनमें कीड़े मारने की क्षमता है, क्योंकि बैसिलस thuringiensis से जो निर्मित टॉक्सिक प्रोटीन है वो कीट में पहुंचते ही एक साथ सक्रिय हो जाता है और कीटों की मृत्यु हो जाती है। तो बीटी कपास पर बालवर्म और वर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब वर्म नहीं लगेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि कपास का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। जीव विष का निर्माण बहुत अनेक प्रकार की जीनों द्वारा होता है। इन्हें क्राई कहते हैं, यानी वे जीन जिनके द्वारा जीव विष का निर्माण होता है उनको हमने क्राई कहा है। तो इतना आप लोग पढ़ लें। ये बीटी कपास वगैरह के बारे में मैंने बताया आपको। बाकी फिर कल